नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। और दोस्तों, आज हम महाराजाओं के काल से लेकर लोकतंत्र की थोड़ी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं कि आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले जाएं तो भारत में बहुत सारे राजाओं का राज हुआ करता था। और राजाओं का राज होता था वो परंपरागत रूप से उसी परिवार के किसी मेंबर को राजा बना दिया जाता था। लेकिन जब वो राजा बन जाता था तो ना तो वो परिवार का सदस्य रहता था और ना ही वो किसी का यूँ कहें कि चाहने वाला, या यूँ कहें कि वो एक इंसान से एक ईश्वरीय स्वरूप में आ जाता था। राजा के कुछ कर्तव्य होते थे और उसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था जो कुछ योग्यताएं पूरी करता था, क्योंकि उस समय जो राजा की शक्ति थी वो सर्वशक्तिमान थी। राजा जो भी निर्णय लेता था वो सबको मान्य होता था। यानी राजा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी, ईश्वर की वाणी कहलाती थी, सब लोग सम्मान करते थे। और राजा भी इतने यूँ कहें कि ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत महान्यायवादी हो, कभी किसी का असम्मान नहीं करते थे, अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। अपराधी कैसा भी हो, कहीं का कितनी पहुँच वाला हो, न्याय करते थे, तभी राजाओं का राज चल पाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे देश में जब राजाओं ने अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को इसीलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया था। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको रामायण काल में आपको भगवान राम ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए वनवास भेज दिया था कि एक प्रजा का जो एक सदस्य था, यानी कहें कि जो कपड़े धोने वाला, जो सबसे उस समय निम्न स्तर के माने जाते थे, उसने ये कह दिया था कि इसकी क्या गारंटी है, इतने साल सीता बाहर रह के आई है कि ये पवित्र है। तो राम ने कहा कि मुझे तो विश्वास है लेकिन जनता का विश्वास ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया था, जंगल में छोड़ दिया गया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन जब राजाओं की गद्दी यानी उस पर बैठने वाला व्यक्ति कि यूँ कहें कि जब लालची बन गया, बुरे काम करने लग गया, प्रजा की देखभाल नहीं करता था, यानी जब ऐसे व्यक्ति राजा बनने लग गए जो कि योग्य नहीं थे, यानी ईश्वरीय स्वरूप नहीं था, तब उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ी। यानी यूँ भी कह सकते हैं जब राजा प्रजा का शोषण करने लग गए, राजा अय्यास हो गए और उसमें ईश्वरीय शक्ति जो वास करती थी वो निकल गई, वो ख़त्म हो गई, तब राजा एक राक्षस बन गए। वो प्रजा के हित के बजाय प्रजाओं के खिलाफ काम करने लगे। तब धीरे धीरे बदलाव हुए और फिर जो बदलाव हुए आज जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र इसलिए स्थापित किया गया था कि अब तो जिसको जनता चाहती होगी हम उसी को इस गद्दी पर बिठाएंगे। तो जब जनता बिठाएगी तो वो अच्छे व्यक्ति को लाएगी, क्योंकि पारिवारिक जो होते हैं व्यक्ति, अगर उनको राजा बनाया जाएगा तो उस परिवार में जो मौजूद हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन प्रजा अपने बीच से किसी व्यक्ति को बिठाएगी तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो चुनाव होते थे, अब वहाँ पर ऐसी कुछ यूँ कहे कि प्रतिबंध हो गए कि बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता था। जो पार्टियाँ बनी वो अपने परिवार को ही टिकट देती थी कि इसको ही चुनाव लड़ना है, चाहे जीते चाहे हारे। अब सभी पार्टियों में परिवार का सदस्य इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो सही आदमी कहाँ से आएगा। तो वो भी भ्रष्ट होते गए और फिर मनमाने तरीके से इस कुर्सी का दुरुपयोग करते गए। 2008 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, उससे पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था मीडिया में कि लगता है इस कुर्सी में ही कोई खराबी है, जो भी व्यक्ति आता है यहाँ भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं बैठ के देखता हूँ कि खराबी इस कुर्सी में है या बैठने वाले व्यक्ति में है। और जनता ने कहा चलो आपको भी बिठा के देख लेते हैं। इतने दिनों तक कोई ना कोई हम किसी न किसी को चीफ मिनिस्टर बना ही रहे थे। जनता ने भरपूर वोट दिया, यानी कि पूरा समर्थन दे के केजरीवाल को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो वादे किए थे केजरीवाल ने वो तो एक तरफ गए, लेकिन जो उससे पूर्व उस कुर्सी पे बैठ के जो लोग करते थे उससे भी एक कदम आगे जाकर के उन्होंने काम करने शुरू किए। वादा तो ये किया था कि मैं एक आम आदमी हूँ और कुर्सी पे बैठकर भी एक आम आदमी रहूँगा, मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूँगा। उसने अपने बच्चों तक की कसम खाई थी। लेकिन
आज की तारीख में अगर केजरीवाल की बात करें तो जो पिछले मुख्यमंत्री थे उनसे कई गुना ज़्यादा सुविधाएं इस समय केजरीवाल भोग रहा है। अब क्या कहें कि कुर्सी में खराबी है या जो व्यक्ति आता है वो भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति देखो, मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि ना तो कुर्सी में खराबी है, खराबी तो कहाँ है, खराबी है देखने वालों की नज़र में, चुनने वालों की नज़र में। केजरीवाल को बिठाया किसने? जनता ने। जनता ने भरोसा कैसे कर लिया? क्या उसके कैरेक्टर की जांच की गई कि पूर्व में ये बचपन में कैसा था, आज कैसा है? क्या किसी कोई सर्टिफिकेट ऐसा था कि ये आगे जाके बुरा काम नहीं करेगा? तो अब लोग सोचते हैं तो आखिर हम करें तो करें क्या? लोग झूठ बोल करके हमारे सामने वोट मांगने आते हैं, हम दे देते हैं और फिर वहाँ जाके फिर वैसे ही हो जाते हैं। कुछ गुण बताता हूँ आपको, कैसे व्यक्ति को चुनना है, किस व्यक्ति को वोट देना है। आज की तारीख में देखिए, कोई भी जाएगा, अगर किसी के पास पावर आ गई, ये कले हुए, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, कोई भी मनमानी कर सकता है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति हम चुनने जा रहे हैं, चाहे एमएलए का हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबसे पहले उसका चरित्र स्वच्छ अच्छा होना चाहिए। उसके दामन पे किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, और यदि उसने सारी दुनिया की चीज़ों से संन्यास ले लिया हो तो उससे अच्छा तो हमें कोई हो ही नहीं सकता। कि जो पहले ही छोड़ चुका है तो वो अब उन चीज़ों को नहीं अपनाएगा और ये देश का सेवक बन सकता है, जनता का सेवक। चरित्र उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक उच्च क्वालिटी का, जो कि इतनी पावर पे जाकर भी वो डगमगाए नहीं, अटल। जैसे कि हमारे यूँ कहते हैं कि भीष्म पिता में अटल चरित्र था, ऐसा चरित्र होना चाहिए उस गद्दी पर बैठने के लिए, या एमएलए बनने के लिए, या सरपंच बनने के लिए। ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर, ईमानदार इतनी कि चाहे कितना ही सोने चांदी का उसके कदमों में ढेर लगा रहे और वो उसको जनता की अमानत मानकर उसको संभालता रहे, इस प्रॉपर्टी को। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। एक गुण और होना चाहिए कि उसके जनता के सेवा करने की भावना होनी चाहिए उसके अंदर। परिवार के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। जब आप राजा बनने जा रहे हो, एक यूँ कहें कि राजा ना कहें तो देश के संरक्षक या सेवक, प्रधान बनने जा रहे हो, तो कम से कम इतना तो हो कि आप परिवार छोड़ो और दुनिया जो जिसके आप जैसे कि प्रधानमंत्री बन रहे हो तो इस देश के नागरिकों को अपना परिवार मान सको, सबकी समान रूप से सेवा कर सको। कुछ ऐसे गुण होंगे तभी वो सेवा कर पाएगा। तो अब तक जितने भी लोग आए इनमें से कुछ अच्छे लोग थे, लेकिन बुरे लोगों के बीच में उनका टिकना बड़ा मुश्किल होता है। परिवारवादी लोग ऐसी ऐसी कहें कि उनके अफवाहें फैलाते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो पलायन करके छोड़ के चले जाते हैं कि इस बदनामी से अच्छा है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वो लोग क्यों आना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके इस देश की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, तभी ये देश आगे बढ़ता है। कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, परिवार छोड़ा, उनके भाई भी आज उसी स्थिति में, जब वो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने परिवार को कोई फ़ायदा नहीं दिया है, यानी कभी उनको प्रधानमंत्री हाउस में इनवाइट तक नहीं किया है। इतना भी नहीं, उन्होंने अपने परिवार वालों को, जो भाई भतीजों की बच्चियां हैं वो भी दिल्ली में आती हैं तो एक आम व्यक्ति की तरह घूमती हैं, उनको भी अतिरिक्त सुरक्षा या कुछ भी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। एक घटना का जिक्र करता हूँ। प्रधानमंत्री जी की भतीजी एक दिल्ली में घूमने आई थी, तो एक आम नागरिक की तरह घूम रही थी, तो उसका पर्स एक चोर भाग गया था लेकर के। ये स्थिति है, देखिए। और जबकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक विधायक भी बन जाता है, उसका कोई रिश्तेदार जाता है तो वो फ़ोन करता है कि मेरा रिश्तेदार दिल्ली आ रहा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर देना, उसके साथ भी बॉडीगार्ड भेज दिए जाते हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री की भतीजी एक आम आदमी की तरह घूम रही थी और चोर उसका पर्स लेके भाग जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए उसकी भतीजी, उनका भाई और दिल्ली में रहने वाला सब परिवार हो चुके हैं, वो उनके संरक्षक हैं। अगर सिक्योरिटी देनी है तो हर व्यक्ति को देंगे, वो अपने परिवार को कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्होंने, आज तक नहीं दिया।
ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए था हमें। यूपी के मुख्यमंत्री अभी योगी जी हैं, और योगी के बारे में भी यही कहा जाता है कि चाहे किसी जाति धर्म का उनके पास जाता है तो बिना किसी निस्वार्थ भाव के वो उनकी सेवा करते हैं। और देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि उनका जो कार्यालय है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर एक लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ है, वहाँ एसी नहीं होते हैं। और आपने देखे होंगे उनके कपड़े किस प्रकार से, एक बिल्कुल साधु संत की तरह बैठ के वो लकड़ी के तख्त पे बैठ के काम करते हैं, लकड़ी की कुर्सी पे। वहाँ कोई गद्दी वद्दी एसी वैसी नहीं होता है। अब जो अफसर होते हैं उनके साथ जब कभी भी मीटिंग होती है तो अफसर भी परेशान हो जाते हैं कि बिना एसी के उनको आदत नहीं होती, तो शायद अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन उनको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग बिना एसी के रहते हैं और मैं तो उनका सेवक हूँ, तो मैं भला एसी में कैसे रह सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति, ऐसे कुर्सी के सही हकदार जो आपका हक दिलाएंगे अब आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को चुनना है जिनका करैक्टर साफ हो। ये इस कुर्सी में बहुत ताकत होती है। तो इस कुर्सी पे बैठ के कोई यूँ कहे कि जैसे कि केजरीवाल ने जो कहा था वो नहीं कर पाए, अगर मैं कहता हूँ केजरीवाल अगर बरकरार रहते अपनी बातों पर, और तो आज उनकी ये हालत ना होती। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा कड़वी दवा एकदम देने से शायद वो व्यक्ति शायद खाएगा नहीं। तो धीरे धीरे कड़वी दवाएं दी जाती, तो कड़वी बात बोलने से किसी को बुरी लग जाए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया का बुरा बनूं। आप समझदार हैं, वोट आपको देना है और देश हम सबको मिल के चलाना है। तो अच्छे व्यक्ति आएगा तो हम सब लोगों का सम्मान करेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा। चलिए, चुनाव आ रहे हैं, सजग रहिएगा। और ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हों तो उसको प्रेरणा दो कि चुनाव लड़ो, भले ही कोई पार्टी टिकट दे या ना दे। अच्छे व्यक्ति अपने आप नहीं आएंगे, हमको ढूंढ के लाने पड़ेंगे, और ये ढूंढने का काम आपको करना है, मैं भी करूँगा। कोई अच्छा व्यक्ति नज़र आता है तो पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, भाई इसको टिकट दो, ये वाकई में अच्छा आदमी है। तो जनता की नज़र कभी बुरी नहीं होती, लेकिन जब अच्छा आदमी चुनाव लड़ने आएगा ही नहीं तो हम वोट किसको देंगे। चलिए दोस्तों, बाकी तो भाग्य की बात है। ये देश वैसे ही भाग्य विधाता रहा है। भगवान ईश्वर इस देश की मदद करेगा, हम सबकी वही करता रहा है, वही करेगा। नमस्कार।